नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि भाई अगले निबंधकार के रूप में अपने सामने कौन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले निबंधकार के रूप में आपके सामने हैं विद्यानिवास मिश्र जी। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। इनका जो योगदान है वो ललित निबंधों के क्षेत्र में अत्यधिक माना जाता है। इनके जीवन काल की यदि बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो ये भी उत्तर प्रदेश से थे, परंतु उत्तर प्रदेश में कहां से थे? तो पकड़डीहा नामक गांव था। कहां पर पड़ता है ये? गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से थे। इनकी जन्म स्थली पकड़डीहा गांव थी। उसके बाद यदि अपन इनके अंतिम समय की बात करें या मृत्यु की बात करें तो 2005 में ये पंच तत्व में विलीन हो गए थे। साहित्य में यदि देन की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि ललित निबंधों में इन्होंने इतने अधिक प्रयोग किए और ललित निबंधों को एक ऐसी नई दिशा दी, उसमें ऐसा रस भर दिया कि जो भी ललित निबंधों का अध्ययन करेगा उसमें इनकी खुशबू हमेशा महसूस होगी। खुशबू को महसूस किया जा सकता है। तो इनकी खुशबू हमेशा महसूस होगी। कहाँ? ललित निबंधों के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ललित निबंधों के क्षेत्र में जितने प्रगाढ़ता इन्होंने दी है, जितने प्रयोग इन्होंने किए हैं, जितना रस इन्होंने भरा है, किसी भी साहित्यकार ने नहीं भरा। आप एकमात्र वाक्य से समझ जाएंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण ललित निबंधकार थे। देखिए, साहित्य में ललित निबंधों की श्रेणी में एक त्रयी मानी जाती है। साहित्य में ललित निबंध की त्रयी, ललित निबंध की त्रयी मानी जाती है। अब ये त्रयी का मतलब क्या है कि ललित निबंधों के क्षेत्र में लेखन कार्य करने वाले या उत्कृष्ट कवि 3 थे। और 3 वो कौन से थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे एक तो, और एक थे कुबेरनाथ राय, और एक थे विद्यानिवास मिश्र। अब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समझा है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान समालोचक, महान आलोचक को कोई भी साहित्यकार टक्कर दे सकता है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यदि कोई आचार्य शुक्ल को, जो हिंदी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, उनको टक्कर दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना महनीय स्थान है साहित्य में। और इनके साथ कौन बैठता है? विद्यानिवास मिश्र जी। इनकी बराबरी के ललित निबंध ये लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध कितने सुंदर हो सकते हैं और कितनी उत्कृष्ट इनकी रचनाएं हो सकती हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपन इनके बारे में कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये पीएचडी होल्डर थे। इन्होंने पीएचडी कर रखी थी और अनेक जगह अध्यापन कार्य किया। ये संपादक भी रहे, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। परंतु यदि अपन प्रसिद्धि की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध, या फिर मैं यूं को कह सकती हूं प्रतिष्ठित आलोचक थे। वह उत्कृष्ट निबंधकार थे, उत्कृष्ट ललित निबंधकार थे।
तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि वे इनकी प्रसिद्धि किस रूप में अधिक थी। तो इन्हें जो ज्यादा सफलता मिली वो आलोचना के क्षेत्र में मिली, तो ये एक प्रतिष्ठित आलोचक कहलाए। इसके साथ साथ निबंधों के क्षेत्र में, और निबंधों के क्षेत्र में भी ललित निबंधों के लेखन में इनका महनीय योगदान है। इनके बहुत अच्छे थे जिनके आधार पर ये प्रसिद्ध हुए। तो इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वो कौन सा माना जाता है? इनकी प्रसिद्धि का आधार, प्रसिद्धि का आधार क्या है? आलोचना है और ललित निबंध है, जिनके आधार पर ये बहुत ही ज्यादा साहित्य में प्रसिद्ध हुए। ये स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे, भ्रमरानंद स्वयं को कहते थे। भ्रमरानंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रमर के समान आनंद लेने वाला। भ्रमर यानी भंवरा, जो हर कली पर जाकर रस पान करता है, उसी प्रकार से भ्रमरानंद इन्होंने अपने आप को कहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ललित निबंध होते क्या है। जो पूरे के पूरे सौंदर्य भरे निबंध होते हैं ना, जिसमें देखिए सामान्यतः अपन मानते हैं कि कहानियों में ही रस मिलता है, कहानियों में ही आनंद मिलता है। ये प्राचीन बातें हैं। पहले निबंध नीरस होते थे, परंतु जैसे ही आचार्य प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान आए तो उन्होंने निबंधों को भी एक रुचिकर विधा बना दिया। क्यों? क्योंकि निबंधों को ललित श्रेणी में रखकर अब आजकल जो निबंध होते हैं ना, वो बहुत ही रुचिकर होते हैं, बहुत ही सुंदर विषयों पर लिखे जाते हैं, सौंदर्य प्रधान निबंध होते हैं। तो इन्होंने जो निबंध लिखे वो भी सौंदर्य प्रधान, और ये स्वयं सौंदर्य के पुजारी थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को भ्रमरानंद कहा है। ये दोनों भाषाओं के साहित्यकार थे। अब दोनों भाषाओं कौन सी? हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लेखन कार्य इन्होंने किया था। अब दोनों में लेखन कार्य किया तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने उत्कृष्ट निबंधकार हो सकते हैं, कितने उत्कृष्ट साहित्यकार, या फिर अपन यूं कहें कि इनको भाषा का ज्ञान कितना अच्छा हो सकता है। तो दोनों के ये प्रकांड पंडित थे। और इसके साथ साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ये संस्कृत के तो क्या थे? संस्कृत के तो प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान। इसके साथ साथ इनके लिए यूं भी कहा जाता है कि ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ भाषाविद थे, या फिर मैं यूं कहूं कि जाने माने भाषाविद। जाने माने भाषाविद, आलोचक थे ही, ललित निबंधकार थे ही। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि एक उत्कृष्ट साहित्यकार, उत्कृष्ट साहित्यकार। तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे ही, अंग्रेजी भी जानते थे, जाने माने भाषाविद। भाषाविद का मतलब इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और इधर उत्कृष्ट साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ साथ ये एक सफल संपादक भी थे। मैंने आपको कहा कि ये संपादन कार्य भी करते थे। संपादन किसका? पत्र का, पत्रों का संपादन, ये पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से भी ये जुड़े थे। तो कितनी सारी योग्यताएं! संस्कृत के प्रकांड पंडित, जानने माने भाषाविद, उत्कृष्ट साहित्यकार व सफल संपादक इनको कहा जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। देखिए, अगर अपन देखें इनके संबंध में, तो ये उत्कृष्ट निबंधकार थे या उत्कृष्ट आलोचक थे। तो इनका जो पहला जो निबंध प्रकाशित हुआ था, या फिर अपन यूं कहें इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में इनका सर्वप्रथम जो निबंध संग्रह था, निबंध संग्रह, वो कौन सा था? निबंध संग्रह, ये निबंध नहीं है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी है।
कौन सा? चितवन की छाह में, चितवन की छाह में। ये इनका सर्वप्रथम निबंध संग्रह माना जाता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं पहला निबंध माना जा सकता है। इनके ललित निबंध भी है, और ललित निबंधों की यदि अपन बात करें तो ललित निबंध एक तो था तुम चंदन हम पानी, ललित निबंध तुम चंदन हम पानी, एक तो ये इनकी मानी जाती है निबंध, ललित निबंध। और इसके साथ साथ वसंत आ गया भी इनका महत्वपूर्ण ललित निबंध माना जाता है। वसंत आ गया, तुम चंदन हम पानी, ये हो गए। और इसके साथ साथ अपन स्वाधीनता संग्राम से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के बारे में यदि बात करें तो इन्होंने जो लिखा था वो सपने कहाँ गए, सपने कहाँ गए, ये इनकी पुस्तक है जो स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई। देखिए सपने, अपन जब स्वाधीनता संग्राम करते हैं, स्वाधीनता के लिए संग्राम करते हैं, यानी आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, तो आजादी प्राप्त होने के बाद अपन क्या करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने प्रश्न किया था। इन्होंने प्रश्न क्या किया था कि भाई सपने कहाँ गए। अब वो सपने कहाँ गए, यानी अब अपन आजाद भारत की या आजाद देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे लड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। इनकी अन्य रचनाओं की यदि बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाभारत काव्यार्थ। महाभारत काव्यार्थ इनकी रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके साथ साथ इनकी रचना मानी जाती है भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका। तो भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका भी इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और रचनाएं इनकी देख लेते हैं जिनमें कौन कौन सी आ सकती है। तो देखिए इनका एक निबंध संग्रह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा? भारतीय संस्कृति के आधार, अत्यंत महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। भारतीय संस्कृति के आधार, और ये जो रचना है वो भारतीय सांस्कृतिक जीवन पर आधारित मानी जाती है। तो भारतीय संस्कृति के आधार किस पर आधारित मानी जाती है? भारतीय सांस्कृतिक जीवन पर आधारित इनकी यह रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि अपन और देखें तो एक रचना, एक पुस्तक इनकी मानी जाती है चिड़िया का रैन बसेरा। इसके साथ साथ इनकी एक रचना और भी मानी जाती है, कौन सी? गांधी का करुण रस जो है वो भी इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके साथ साथ इनकी रचना हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन के नाम से भी मिलती है। तो हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन इनकी रचना मानी जाती है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, पुनरावलोकन कोई शब्द नहीं होता, पुनरावलोकन ही होता है। इसके साथ साथ इनका एक कहानी संग्रह माना जाता है, कहानी संग्रह। और कहानी संग्रह किस शीर्षक से माना जाता है इनका? भ्रमरानंद। इन्होंने अपने आप को भ्रमरानंद कहा है ना, तो भ्रमरानंद का
पचड़ा नाम से इनका एक कहानी संग्रह भी मिलता है। इसके साथ साथ यदि अपन इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए, एक तो इनकी मानी जाती है थोड़ी सी जगह है दे, ये रचना मानी जाती है। और ये थोड़ी सी जगह दे जो रचना है वो घुसपैठ से संबंधित मानी जाती है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि भी ये रचना है वो घुसपैठ से संबंधित मानी जाती है। अब यहाँ पर आप इसको जोड़कर भी याद कर सकते हो। घुसपैठ कैसे होती है, मतलब चोरी छिपे आया जाता है ना, तो चोरी छुपे आकर क्या कहता है, थोड़ी सी जगह दे, कहता नहीं है, ये याद रखने का तरीका है, थोड़ी सी जगह दे, जो घुसपैठ से संबंधित इनकी रचना मानी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने अज्ञेय जी पर भी एक ग्रंथ की रचना की है। और अज्ञेय जी पर इन्होंने कौन सी रचना की है, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, ये इनकी रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी रचनाओं की कहीं कोई सीमितता नहीं है, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, परंतु जितनी महत्वपूर्ण थी, जिनको अपने को देखना था, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करेंगे इनको प्राप्त हुए विभिन्न सम्मानों की, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि भाई नव भारत टाइम्स, आप इसको भी नोट करेंगे, नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स में ये काफी समय तक संपादक रह चुके हैं। तो ये नव भारत टाइम्स के संपादक थे। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनको मिले हुए विभिन्न सम्मानों की, पुरस्कारों की। इनके सम्मानों की लिस्ट उसी प्रकार से बड़ी है जिस प्रकार से इनके पुस्तकों की या इनकी द्वारा की गई रचनाओं की। कैसे, देखिए, एक बात तो ये, जो भारत सरकार सर्वश्रेष्ठ सम्मान देती है, पद्मश्री और पद्म भूषण, दोनों के दोनों इनको प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर अपन यूं भी लिखेंगे कि इनके जो सम्मान है वो अपन देख रहे हैं। तो सम्मानों में अपन पहला लिखेंगे भारत सरकार द्वारा कौन सा दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा ही इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, एक और पुरस्कार दिया गया था, वो था पद्म भूषण। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान कौन सा, मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका था। मूर्ति देवी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका था। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो विश्व भारती सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका था। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका था। और साहित्य अकादमी ने इन्हें किस सम्मान से नवाजा गया, तो साहित्य अकादमी एक सम्मान देती है, मेहतर सदस्यता का सम्मान। तो वो जो मेहतर सदस्यता का सम्मान है वो इन्हें प्राप्त हो चुका था। तो यहाँ पर अपन देखेंगे साहित्य अकादमी का मेहतर सदस्यता सम्मान भी इन्हें मिल चुका था। इसके साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ के बिड़ला जो है फाउंडेशन है, के बिड़ला फाउंडेशन, वो भी साहित्य के क्षेत्र में जो महनीय कार्य करता है, सम्माननीय कार्य करता है, उनको पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। तो उसके द्वारा भी इन्हें नवाजा जा चुका था। कौन से सम्मान से, शंकर सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भी सम्मानित। तो इस प्रकार से
इन्हें अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान दिए गए थे, अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपनों ने वैसे देखे तो इनके जीवन के बारे में सभी की सभी चीजें देख ली है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बता देती हूँ कि एक मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिलता है। तो मूर्ति देवी के साथ आप इसको भी याद रख लेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये भी हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो ये थे इनके सम्मान और ये था इनका जीवन परिचय। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और ये भी पता चल चुका होगा कि अपन किस महान निबंधकार, किस महान साहित्यकार को अब पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इनके द्वारा रचित निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।